महिलाओं में 60% या 70% तक है और पुरुषों में 40 या 30% तक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल हम लोग आजकल चूज कर लिया है, तो उसमें 30 साल की एज में ही आप 40 साल के बूढ़े की तरह होने लगते हैं और उसी तरीके से आपके ऑर्गन्स आपके डेवलप होने लगते हैं कि आपकी बॉडी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती थी कि आप उस टाइम पे भी 40 से 50 की एज में भी आप एक रिप्रोडक्शन कर सकते थे। बट आज के टाइम में 28 से 30 साल एज रह गई है ये रिप्रोडक्शन की, तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। घर पर रहकर आईवीएफ से बचा जा सकता है, नेचुरल प्रेगनेंसी में आया जा सकता है और इन सभी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं यंग एंड एनर्जेटिक डॉक्टर ध्रुव से। ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू सो मच। आप हेल्थ को इतना प्रमोट कर रही हैं और हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं और हर बार नई ऐसी तकनीक और बीमारियां लेके आती हैं और जिनके बारे में लोगों को जागरूक करती है। धन्यवाद D5 चैनल का और आपका भी। जी ध्रुव जी, आप हमें ये बताइए कि आजकल हम जब भी देखते हैं ना, तो 28-30 की एज में मैक्सिमम लड़कियों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि गर्भ धारण वो नहीं कर पाती हैं। तो इसकी क्या वजह है? जी वंदना जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है। और इनफर्टिलिटी, वंदना जी, ये नहीं कह सकते हम सिर्फ महिलाओं में ही है। इनफर्टिलिटी मेल्स में भी यानी पुरुषों में भी आ रही है। बट हाँ, ये है कि महिलाओं में 60% या 70% तक है और पुरुषों में 40 या 30% तक इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। ये इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा ना कर पाना या फर्टाइल ना होना, रिप्रोडक्शन ना कर पाना, एक और इंसान ना बना पाना, उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आजकल 28 से 30 साल, जो जैसे कि आपने एज बताई 28 से 30 साल की, जैसी आप एज ग्रुप में आते हैं तो इनफर्टाइल होने लग गए हैं बहुत ज्यादा। लेडीज, मतलब गर्ल्स को ज्यादातर प्रॉब्लम आने लगी है। न्यूली मैरिड कपल्स जो भी थोड़ा सा लेट होते हैं शादी करने में या 28-30 साल एज हो जाती है, वो इनफर्टाइल हो रहे हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस और लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल हम लोग आजकल चूज कर लिया है, तो उसमें 30 साल की एज में ही आप 40 साल के बूढ़े की तरह होने लगते हैं और उसी तरीके से आपके ऑर्गन्स आपके डेवलप होने लगते हैं। तो यही चीज है जो इनफर्टिलिटी को बढ़ा रहा है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। इसके लिए और कौन सी वजह जिम्मेदार हो सकती हैं? वंदना जी, इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस और जितना भी हम ये दवाइयाँ और हम केमिकल जो खाने लग गए हैं, दवाइयाँ खाने लग गए हैं, लाइफस्टाइल हमारा बहुत खराब हो गया है, एक्सरसाइज हम नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज ना करना सबसे बड़ी वजह इनफर्टिलिटी के केस में मानी जा सकती है, क्योंकि एक्सरसाइज ना करने से गर्ल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है, जो कि पीसीओडी और पीसीओएस है, जो कि सिस्ट बन जाती है ओवरीज में। ओवरीज में सिस्ट बन जाती है तो वो एग्स प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं हो पाती, तो इसलिए इनफर्टाइल हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी वजह है, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज ना करना। जब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है और डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर आईवीएफ ट्रीटमेंट का बताते हैं। तो वो आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या है, और है ना, आईवीएफ ट्रीटमेंट को क्यों मना किया जाता है ज्यादातर? जी वंदना जी, आपने भी देखा होगा और हिंदुस्तान के हर शहर में आप देखोगे, पहले तो आईवीएफ का नाम सुनने को नहीं मिलता था और आजकल हर गली गली में आईवीएफ सेंटर खुले हुए हैं। छोटे छोटे सेंटर, बड़े बड़े सेंटर, हर जगह आईवीएफ सेंटर है। इवन जो सरकार मेडिक्लेम देती थी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, पहले आईवीएफ उसमें इंक्लूड नहीं था, बट अभी रिसेंटली सरकार ने भी आईवीएफ इंक्लूड कर दिया, क्योंकि आईवीएफ के केसेस इतने ज्यादा आ गए हैं। आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि फीमेल एग को लिया जाता है और मेल स्पर्म को लिया जाता है और बाहर उसे फर्टिलाइज करके और फिर फीमेल बॉडी में डाला जाता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, वो एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन हुई, वो ही आईवीएफ हम कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल एक तरीका आप कह सकते हैं, इसे आर्टिफिशियल तरीका है। बाकी ये बहुत ज्यादा तादाद बढ़ चुकी है आईवीएफ की, और लोग मोटे मोटे पैसे खर्च कर रहे हैं। कोई भी अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करना चाहता है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है, पर आईवीएफ के नाम पे 10 लाख 15 लाख खर्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इसमें जो चीज है, आईवीएफ भी 100% एक्यूरेसी नहीं है। आईवीएफ, अगर आपका एग कमजोर है, आपकी बॉडी सही नहीं है, तो आईवीएफ भी
प्रॉपर नहीं हो पाता है, या फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब एग को हम फीमेल बॉडी में डालते हैं तो बॉडी उसे बेयर नहीं कर पाती है, वो फिर से निष्क्रिय हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो आईवीएफ भी 100% एक्यूरेट मेथड नहीं है। आप अपनी बॉडी को सुधारिए, बॉडी सुधरेगी तो आईवीएफ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। आईवीएफ को एक तरह से हम परखनली शिशु भी कह सकते हैं, जैसा कि जी आम भाषा में बोला जाता है। जी, आईवीएफ को इस तरीके से कह सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी अलग होता है, आईवीएफ अलग होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में तो बेबी को एग को फर्टिलाइज होने के बाद उसे डेवलप भी बाहर ही किया जाता है, बट आईवीएफ में उसे डेवलप फीमेल बॉडी के अंदर किया जाता है। जी, एक तरह से आम भाषा में हम कह सकते हैं, बट आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी में डिफरेंस ये होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जी। को डेवलप भी बाहर ही किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में लैब में डेवलप किया जाता है, और आईवीएफ में जो एग होता है उसे फीमेल बॉडी में दोबारा डाल दिया जाता है और फीमेल बॉडी में डेवलप किया जाता है। तो ये डिफरेंस है आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी में। तो अक्सर आईवीएफ को मना किया जाता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी को भी मना किया जाता होगा फिर तो। टेस्ट ट्यूब बेबी एक बहुत रेयर केस है। टेस्ट ट्यूब बेबी ज्यादातर नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं आता, बहुत ही ज्यादा रेयर केस है जब आपके मेल और फीमेल दोनों ही बिल्कुल इनफर्टाइल हो चुके हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बात आती है। बट टेस्ट ट्यूब बेबी अभी सक्सेस रेट बहुत कम है, इंडिया में इसका चलन नहीं है, बहुत नाम मात्र टेस्ट ट्यूब बेबी हम देख देख पा रहे हैं, बिल्कुल 0.1% के आसपास टेस्ट ट्यूब बेबीज अभी हैं। बट आईवीएफ 80 to 90% लोग आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं, यंग यंग कपल्स आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं। जो भी 28 से 30 साल एज हो चुकी है वो आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं। आपने पहले सुना होगा, पहले 40 से 50 साल की एज में भी आप कंसीव कर लेते थे, आपका बच्चा पैदा हो जाता था, आप इतने सक्षम थे, आपकी बॉडी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेती थी कि आप उस टाइम पे भी 40 से 50 की एज में भी आप एक रिप्रोडक्शन कर सकते थे। बट आज के टाइम में 28 से 30 साल एज रह गई है ये रिप्रोडक्शन की, तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। यंग कपल्स को इस चीज का देखना चाहिए कि आप अपना लाइफस्टाइल, केवल और केवल लाइफस्टाइल सुधार कर आप आईवीएफ से बच सकते हैं। और आईवीएफ एक सेफ मेथड नहीं है, आर्टिफिशियल मेथड है। तो नेचुरल मेथड की तरफ आइए और आईवीएफ से बचिए। ध्रुव जी, एक चीज मुझे और बताइए कि क्या घर पर रहकर इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है, यानी कि गर्भ धारण ना करने की समस्या को ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल वंदना जी, घर पर रहकर आईवीएफ से बचा जा सकता है, नेचुरल प्रेगनेंसी में आया जा सकता है, और इन सभी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल आप ठीक कर देंगे। जैसे पहले मैं बताऊंगा जेंट्स का, तो जेंट्स में सबसे पहले कि एक तो स्ट्रेस, आजकल कॉर्पोरेट जॉब हो गई है, बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस लेने लग गए हैं, तो स्ट्रेस का असर हमारे ऑर्गन्स पे, बॉडी ऑर्गन्स पे जरूर आता है और वो कमजोर होते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेंगे। दूसरी चीज है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। स्मोकिंग और अल्कोहल लेना, ड्रिंक करना, ये सबसे ज्यादा मेन कॉज माना जा सकता है इसका। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को छोड़ेंगे। फिर तीसरी चीज में आएंगे हम, लाइफस्टाइल को एनहेंस करना, मतलब एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज हम करेंगे डेली, हमें डेली ये सोचना है कि सुबह उठते ही हमें पसीना निकालना ही निकालना है, 1 घंटा या 2 घंटे हमें अपनी बॉडी को देने ही है। जब आप एक्सरसाइज करने लग जाएंगे, और फिर लास्ट में आता है फूड। फिर उसके बाद हमें फूड लेना है जो कि नॉन स्पाइसी, ज्यादा स्पाइसी ना हो, ज्यादा तला भुना नहीं खाना है, ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है, घर का बना खाना, अच्छा खाना अगर हम खाएंगे तो हम इसको, बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं मेल्स में। फिर आते हैं फीमेल्स में। फीमेल्स में भी सबसे पहला फैक्टर है स्ट्रेस का, क्योंकि फीमेल भी आजकल कॉर्पोरेट जॉब में बहुत ज्यादा आ गई है, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्ट्रेस उसमें भी कम करेंगे। सेकंड फैक्टर उसमें भी एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी फीमेल्स में भी, क्योंकि बॉडी तो देखो कहीं ना कहीं सेम ही है। तो एक्सरसाइज वहां भी करनी पड़ेगी, और फूड कॉम्बिनेशन वहां भी देखना पड़ेगा। अच्छे से अच्छा खाना खाओगे, फ्रूट्स ज्यादा लोगे, जूस ज्यादा लोगे, तो आपकी बॉडी अपने आप ही स्ट्रांग होती जाएगी और अपने आप ही एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ आप जा सकते हो। तो ये सारी चीज मेल और फीमेल में घर बैठ के आईवीएफ जैसे 10-15 लाख रुपए आप आईवीएफ के बचा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के और अपना लाइफस्टाइल मैनेज करके। जी। डॉक्टर ध्रुव, एक चीज और बताइए कि आपके हिसाब से ऐसे पर्सन्स का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, उन्हें क्या चीज खानी पीनी चाहिए और क्या चीज बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? जैसा कि वंदना जी मैंने बताया कि सब चीजों की एक दवाई है कि सुबह उठते ही 2 घंटे पसीना, आपकी बॉडी से पसीना टपकना चाहिए, आपके फेस पे पसीना आना चाहिए। ऐसी एक्सरसाइज आपको, विग्रस एक्सरसाइज करनी है, आपकी सांस चढ़नी चाहिए। सबसे पहले तो सुबह उठते ही आपको एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी सांस चढ़े और आपके फेस पे पसीना है। फिर आपको जूस,
सुबह उठते ही पराठे, चाय, इस चीज का सेवन नहीं करना है। चाय, पराठे वगैरह, ब्रेड, ऑमलेट और पोहा, ये सारी चीज नहीं लेनी है। ये सारी चीज ड्राई चीज ये नहीं लेनी है हमें बॉडी में। हमें लेना है जूस, फ्रूट या जूस, हम ये चीज ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमें लंच में कोई भी हरी सब्जी, सलाद इस तरीके से खानी है, और जिसमें कि सलाद की मात्रा 60% से ऊपर होनी चाहिए टोटल खाने के। फिर शाम को जो चाय पीते हैं, चाय बिल्कुल बंद करनी चाहिए। चाय हमें नहीं लेनी है। चाय की जगह हम कोकोनट मिल्क या नॉर्मल दूध ले सकते हैं। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो हम कोकोनट मिल्क ले सकते हैं। फिर उसके बाद शाम को हमें बहुत लाइट लेना है। कुछ भी ऐसा, जैसे आप मिल्क वगैरह ले सकते हैं या घिया टमाटर का सूप ले सकते हैं। बहुत लाइट लेना है आपको, रोटी नहीं खानी है शाम को। आप देखिएगा, ये डाइट सिर्फ और सिर्फ आप 2 महीने फॉलो करेंगे, आपके सेकंड मंथ से ही आपको बॉडी में चेंजेस महसूस हो जाएंगे। और उसके बाद सबसे जरूरी चीज, वीक में एक दिन फुल डे फास्टिंग में रहना है। फास्ट का मतलब ये नहीं है व्रत वाली या फास्ट वाली नमकीन खा ली या फास्ट वाले कुट्टू के पकौड़े या पूड़ी खा ली, वो चीज नहीं। फास्ट मतलब फास्ट, एब्सटेन एवरीथिंग। सिर्फ और सिर्फ पानी पे रहेंगे आप, कुछ नहीं लेंगे पूरे दिन। और शाम को फास्ट अगर खोलेंगे तो जूस से खोलेंगे, या थोड़ी सी आप खिचड़ी बना सकते हैं। बस यही खाना है आपको पूरे दिन में, और कुछ नहीं खाना है। वीक में एक दिन फास्ट करेंगे और डेली रूटीन जैसा मैंने बताया ऐसा रूटीन रखेंगे, तो 2 महीने के अंदर अंदर आपकी बॉडी बिल्कुल रिकवर कर जाएगी। जी, क्या इसके अलावा मिलेट्स खाने पर भी जोर दिया जाता है, तो क्या मिलेट्स खानी चाहिए? जी वंदना जी, मिलेट्स का जैसे आपने जिक्र किया, मिलेट्स इंडिया का ही, मिलेट्स जो है इंडिया के ही चीज है। इन पहले मिलेट्स ही खाए जाते थे। ये जो व्हीट आया है, ये गेहूं आया है, गेहूं इंडिया की चीज नहीं है, और ये इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो रहा है कई मायनों में। तो गेहूं हमारे लिए नहीं बना है। गेहूं एक यूरोपियन कल्चर से आया था। गेहूं, मैदा, ये सारी यूरोपियन कल्चर है। यहाँ पे ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज खाई जाती थी, तो इनकी रोटी खाई जाती थी। तो यही ज्यादा डाइजेस्टेबल होती है इस एनवायरनमेंट में, और इंडिया के हिसाब से, भारत के हिसाब से ये मिलेट्स ही ज्यादा बेटर है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी मिलेट्स का बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं, और इस चीज के लिए मैं उन्हें भी बधाई देना चाहूंगा। मिलेट्स आप ले सकते हैं, और कोशिश करिए, अगर आप गेहूं नहीं ले रहे, रोटी नहीं भी खा रहे हैं, तो आप बाजरे की रोटी या वो सारी चीज ले सकते हैं। आप गेहूं की रोटी को छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। जी, इसके अलावा क्या सावधानियां रखनी चाहिए जो जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है? इसके अलावा सबसे पहले आपको सब्जियां या जो भी आप लेते हैं केमिकल फ्री होनी चाहिए। केमिकल ज्यादा सब्जियों में कई बार आ जाता है। और बिन मौसम की सब्जी, जैसे कि सर्दियों में लोग कई मैंगो शेक मांगते हैं। मैंगो आम गर्मियों का सीजन का है, आप आम लेके आओगे तो वो केमिकल वाला आम होगा। और गर्मियों में लोग गाजर का जूस मांगते हैं, गाजर सर्दियों का है। तो सीजनल फ्रूट खाइए, सीजनल वेजिटेबल खाइए। कोई भी ऐसी चीज ना खाइए जो गर्मियों में मिलती है और आप उसे सर्दियों में, तरबूज मांगते हैं लोग सर्दियों में कि तरबूज खाना है हमें, तो तरबूज तो गर्मी की चीज है। उसे आप सीजनल फ्रूट्स खाइए, सीजनल फूड खाइए, तब आप सही रहेंगे। और स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ये दोनों चीजों को बिल्कुल आपको त्यागना होगा, और आप अपनी बॉडी को बिल्कुल रिकवर कर देंगे। और आईवीएफ जैसे 15 लाख, 20 लाख तक के जो आपका पैसा खर्च होने वाला है, वो मात्र आपकी सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज से ही आपका बच जाएगा। जूस कौन से पीने चाहिए? जैसे कि वंदना जी मैंने बताया, सीजनल फ्रूट का जूस लेना चाहिए। जैसे अभी सर्दियों में है तो नॉर्थ इंडिया में गाजर, टमाटर, चुकंदर, मेथी, ये सारी चीज हम ले सकते हैं। किन्नू, मौसमी, किन्नू और संतरे, ये सारी चीज आ रही हैं। और अगर आप गर्मियों में जाते हैं तो गर्मियों में आपका नाशपाती आ जाती है जुलाई के महीने। मतलब हर सीजन का अलग अलग कोई ना कोई फ्रूट ऐसा आता है, तो वो आप ले सकते हैं। क्या नेचुरोपैथी के तरीके से भी इनफर्टिलिटी को ठीक किया जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? हाँ जी वंदना जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल से तो आपकी इनफर्टिलिटी ठीक होगी, बट उसमें थोड़ा समय लग सकता है। 2 से 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। अगर आपको वो ट्रीटमेंट फास्ट चाहिए, आपको ये है कि हमें 1 महीने के अंदर चाहिए, हमें 2 महीने के अंदर ठीक होना है, तो आप उस ट्रीटमेंट को फास्ट करवाने के लिए नेचुरोपैथी ज्वाइन कर सकते हैं। नेचुरोपैथी में क्या है, आपका लाइफस्टाइल तो चेंज होगा ही, आपकी डाइट मैनेजमेंट तो चेंज होगी, बट आपकी जो बॉडी में टॉक्सिन्स है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन स्लो हो गए हैं काम करने में, कार्बन जो जम गया है, वो टॉक्सिन्स डिटॉक्स हो जाते हैं। डिटॉक्स जैसी बॉडी होगी तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाएगी। हो सकता है 15 दिन में दिखा दे, 20 दिन में दिखा दे, तो बहुत जल्दी। नेचुरोपैथी का 100% रिजल्ट है इनफर्टिलिटी पे। अगर आपको इनफर्टिलिटी से बचना है तो आप नेचुरोपैथी को अपना सकते हैं। बिल्कुल, आप बहुत पैसा बचा देंगे नेचुरोपैथी को अपना करके। डॉक्टर ध्रुव, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने ये बताया कि अब गर्भ धारण ना करने की समस्या को दूर किया जा सकता है। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद वंदना जी, थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।